हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो क्या था? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के पहले लेक्चर्स में हमने कवर किया कि लॉज ऑफ मोशन होते क्या हैं, उसमें न्यूटन्स के लॉज को कवर किया। फिर हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। आज के चैप्टर में हम फ्रिक्शन फोर्स के एक और टाइप को पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। फिर हम पुशिंग पुलिंग का केस को स्टडी करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, सेंट्रीपिटल फोर्स को स्टडी करेंगे और बेंडिंग ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर रोड भी स्टडी करेंगे। और हम एक साइक्लिस्ट जब एक कर्वी रोड पे जाता है तो अपने को टिल्ट करता है, उसको भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर रोलिंग फ्रिक्शन से। देखिए, फ्रिक्शन का दो पार्ट तो हमने पहले के लेक्चर में स्टडी कर दिया। अब रोलिंग फ्रिक्शन कैसे क्या होता है? ये एक व्हील है, ठीक है, या एक सिलेंडर भी हो सकता है, यानी सर्कुलर है ना। उसका जो आप सरफेस देखेंगे, अगर आप सर्कल को देखेंगे, एक डिस्क को देखेंगे तो वो भी क्या है? सर्कुलर है। या एक सिलेंडर को देखेंगे तो वो भी ऐसे सर्कल बनाते हैं ना, उसको स्लाइस करेंगे तो सर्कल बनाएंगे। तो व्हील या कोई सर्कल सिलेंड्रिकल बॉडी अगर किसी रफ सरफेस पे मूव कर रही है तो उस पर एक और फ्रिक्शन लगता है उसके रोलिंग की वजह से। उसको क्या बोलेंगे? हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे और इसको एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी केस है और केस में भी होता है और काइनेटिक, लेकिन इसकी और खासियत है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस की। यानी अगर इस सर्कुलर बॉडी का रेडियस आर है तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू आर एन अपॉन आर। ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन तो हो गया, तो इसमें ये क्या है? म्यू आर, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है। मगर ये ध्यान रखिए कि ये जो रोल हो रही है बॉडी बिना स्लिप हुए रोल हो रही है, ऐसा नहीं कि स्लिपिंग हो रही है उसमें, है ना। ये कांटेक्ट में रहते रहते ऐसे रोल हो रही है। तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन आया। हमारे पास तीन तरह के फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इनके बीच में एक रिलेशन होता है। हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शन का, और सबसे कम किसका होता है? रोलिंग फ्रिक्शन का होता है। तो ये बात हुई हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन की। अब हम बात करते हैं पुलिंग और पुशिंग की। अब आप कहेंगे कि पुलिंग पुशिंग का आप क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए, हम किसी भी बॉडी को अगर हमें मूव कराना है तो हम दो तरह से मूव करा सकते हैं। बताओ कौन कौन से? बताइए, किसी बॉडी को आपको मूव कराना है, यहाँ ये टेबल है, तो आप इसको कैसे मूव करा सकते हैं? या तो आप उसको पुश करेंगे या आप उसे पुल करेंगे। तो हम करेंगे पुशिंग या पुलिंग, पुशिंग पुलिंग, है ना। कैसे? अब देखिए, सबसे पहले हम पुशिंग का पार्ट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पुशिंग का पार्ट लेते हैं। ये ब्लॉक है, इसे ध्यान से समझिएगा। और आप यहां खड़े हैं, डायग्राम सही से बना लीजिए। आप यहां हैं। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो ऐसे पुश करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे। तो फोर्स से लगेगा, तो आप फोर्स कैसे लगाएंगे? ऐसे, एफ, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मास नॉर्मल डाउनवर्ड, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन N1 हम ले लेते हैं, N ही ले लेते हैं, तो क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। N1 ले लिया हमने। और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? F cos थीटा, और डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? F sin थीटा। और बॉडी को आप आगे पुश कर रहे हैं तो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। Fs इज इक्वल्स टू म्यू N1। अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया हमने पुशिंग का। अब इसको सॉल्व करिए। कैसे? N1 इज इक्वल्स टू कितना? mg प्लस एफ साइन थीटा, mg प्लस एफ साइन थीटा। और एफ कॉस, और एफ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा? सपोज इस केस में हम F1 ले लेते हैं।
F1 ले लेते हैं। F1 क्या होगा, म्यू N1, और म्यू कितना है, म्यू, और N1 कितना है, mg प्लस F साइन थीटा। तो ये क्या है हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स है। क्या है, फ्रिक्शन फोर्स आया इन केस ऑफ पुशिंग। अब हम बात करते हैं पुलिंग की। भाई ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए आप पुल भी कर सकते हो ना, तो सेम यही हम ब्लॉक लेंगे, सरफेस भी हमने वही ली, और यहां आप खड़े हो गए और इसको पुल कर रहे हैं किसी, है ना, वायर की हेल्प से या रोप की हेल्प से आप क्या करेंगे, पुल करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, मास mg डाउनवर्ड। जो आप पुल करेंगे तो फोर्स ऐसे लगाएंगे, ऐसे तो पुल करेंगे, है ना, फोर्स ऐसे ही लगाएंगे, तो F, और इसको भी रिजॉल्व कर लीजिए। सपोज ये थीटा है तो F cos थीटा, और अपवर्ड हो गया F साइन थीटा। अब कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर लिए हैं। अब इसको देखिए, तो ये हमारे पास N2 समझ लीजिए, तो N2 क्या हो गया, N2 प्लस F साइन थीटा, यानी अपवर्ड फोर्सेस, बिकॉज ये ब्लॉक इसके साथ ही चिपका हुआ है, जंप नहीं कर रहा है। F साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। आप इसे ऐसे पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लगेगा। यहां से N2 निकालिए, mg माइनस F साइन थीटा, तो F2 की वैल्यू क्या आती है, म्यू N2, है ना, क्या आती है, म्यू N2। F2 इज इक्वल्स टू म्यू, और N2 क्या हो गया, mg माइनस F साइन थीटा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, है ना। अब देखिए पुशिंग के केस में और पुलिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स में mg तो सेम है, लेकिन इसमें F साइन थीटा ऐड हो रहा है पुशिंग के केस में, और पुलिंग के केस में F साइन थीटा सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पुशिंग में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है और पुलिंग में फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कम है। भाई यही तो बात हुई, यानी क्या है, यानी क्या है, F1 क्या है, बड़ा है F2 से, यानी पुशिंग क्या है, पुशिंग क्या है, डिफिकल्ट है, पुशिंग क्या है, डिफिकल्ट है, और पुलिंग क्या है, इजी है। पुलिंग क्या है, इजी है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुश करते हैं तो उसमें हमें ज्यादा फोर्स लगता है और पुल में हमें कम फोर्स लगता है। पुशिंग हमारी हमेशा ही डिफिकल्ट होती है पुलिंग के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे पास पुलिंग और पुशिंग की। अब आती है हमारे पास सर्कुलर डायनामिक्स की। देखो बच्चों, हमने लॉज ऑफ मोशन में जो हम चैप्टर में स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि इसमें हम कॉज बताएंगे, है ना, इसमें हम डायनामिक पोर्शन को कवर करेंगे कि ये मोशन किस वजह से हो रहा है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स पार्ट, यानी हो रहा है उसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमें कॉज से कोई मतलब नहीं था, इफेक्ट से मतलब नहीं था, यानी किस इफेक्ट की वजह, हमें इफेक्ट जानना था सिर्फ, लेकिन इसमें हमें कॉज पता होना चाहिए। तो सर्कुलर डायनामिक्स, इसको बोलते हैं डायनामिक्स। अब वही बताइए, डायनामिक्स में सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रही है, किस वजह से मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, उस पर क्या फोर्स लग रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ये सब जानते हैं। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो किस वजह से मूव कर रही है, बताइए। एक एक्सेलरेशन की वजह से मूव कर रही है, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, v वेलोसिटी यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, तो एक एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर लगेगा, एक एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और वो किसी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। इस एक्सेलरेशन को ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करेंगे। ये टुवर्ड्स क्या होता है, रेडियस होता है, टुवर्ड्स सेंटर होता है, लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। भाई मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम रहेगा। भाई डायरेक्शन तो चेंज होगी, और ये जब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या करेगा, ये चेंज करेगा,
यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या लगेगा, एफ का डायरेक्शन भी यही होगा। जब ए का डायरेक्शन ये है यहाँ पर भी एफ का डायरेक्शन ये होगा, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, जो किसी सेंटर उसको टुवर्ड्स एक सर्कुलर पाथ में घुमाएगा और उसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर होगा। इसका एक्सप्रेशन होता है mv²/r, जहां आर सर्कल की रेडियस होती है, मास होता है ऑब्जेक्ट का ओ, सपोज ये आप एम ऑब्जेक्ट के मास को एक सर्कल में घुमा रहे हैं और ये रेडियस है, ये जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उसका एक्सप्रेशन है। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक कोई भी नए काइंड का फोर्स नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। अब आप ये कहेंगे न्यू काइंड का फोर्स नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कहेंगे ऐसा क्यों कह रही हैं आप, कोई नई टाइप का फोर्स नहीं है, क्योंकि जितने भी मटेरियल फोर्स हैं, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स है, चाहे वो टेंशन है, टेंशन भी तो एक तरह का फोर्स है, या ग्रेविटेशन है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये भी क्या है सब, ये सब क्या है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कोई कार सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा जिससे कि वो सर्कल में मूव करे। आपने एक बॉल को एक धागे से बांध के, एक रोप से बांध के, एक स्ट्रिंग से बांध के एक सर्कल में घुमाया तो टेंशन की वजह से ही ये बॉल इसमें एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। तो यहाँ टेंशन क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी तो एक मटेरियल टाइप ऑफ फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ सन है, ये अर्थ है, ये भी क्या है, इसके चारों ओर घूम रही है, किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड करा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 QE/r², यही होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक नए काइंड का फोर्स नहीं है बच्चों, ये एक फोर्स कोई भी नए काइंड का फोर्स नहीं है। जितने भी मटेरियल फोर्सेस हैं वो डिफरेंट जगह सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, कैसे टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, कैसे फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। अब हमारा एक नया टॉपिक है, एक कार है ऑन अ सर्कुलर रोड, है ना। एक सर्कुलर रोड है प्लेन, उसमें कोई ऊपर नहीं है, सर्कुलर लेवल रोड है, लेवल रोड है, इसमें ध्यान रखिए लेवल है ना, सर्कुलर लेवल रोड, यानी इसमें एक कार है, ऐसे डायग्राम बनाने दो, है ना। ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ऐसे आगे जा रही है ना, होता ही है। और यहाँ जब इस आर्क को, इस कर्व को हम पूरा करेंगे तो एक रेडियस, सपोज ये आर है, ठीक है, इस रेडियस पाथ पे मूव कर रही है और ऐसे मूव कर रही है। तो अगर मैं इस सरफेस को ऐसे बनाऊं, इसको ऐसे रख लूं और ये कार रख लूं यहाँ पर, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी एंड इसका मास mg और एक इस पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। करेगा नहीं करेगा, करेगा ना, कि सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रही है भाई, है ना, ऐसे समझिए इसे, ये सर्कुलर पाथ है, फ्रिक्शन फोर्स ही तो काम करेगा यहाँ पर। ऊपर से देखिए इसका मास है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जी नीचे, और ऐसे मूव करेगी तो सर्कल के सेंटर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा, है ना।
एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, यानी एक कर्व में मूव करेगी, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स के से या तो ज्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि उससे कम होगी तो फिर कैसे सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं कर पाएगी वो। तो हम एफ एस की वैल्यू क्या होती है बताइए, म्यू एम जी, क्योंकि एन इज इक्वल टू एम जी। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां रख लीजिए म्यू एम जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम कैंसिल, इसको इधर लीजिए, वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी, यानी वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर जी, यानी v इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। यानी जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये कार मूव करेगी वो या तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, म्यू आर जी, है ना, अंडर रूट म्यू आर जी, या तो इतनी, इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा होगी तो नहीं चलेगा, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा, इससे कम ही होगी। तो यानी जो वेलोसिटी होनी चाहिए सेफ वेलोसिटी वो वी मैक्स के से कम होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है कार ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड। अब हम बात करते हैं एक साइक्लिस्ट की। देखो जब आप साइकिल पे चल रहे हैं तो बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट का एक हम पार्ट इसमें कवर करते हैं। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। भाई आप साइकिल में जा रहे हैं और साइकिल के जाते जाते आपके बीच में क्या हो गया, टर्न आ गया। अब जब टर्न आ गया तो आपके साइकिल के टायर पतले हैं और टर्न आते ही आपने देखा होगा कि आप अपने को एक तरफ झुकाते हैं, बेंड करते हुए चलते हैं टर्न पे। ऐसा आप क्यों करते हैं, क्योंकि टायर और रोड के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स वहां पे भी लग रहा है। टायर के और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सफिशिएंट नहीं है आपकी साइकिल को बेंड करने के लिए। आपने जब रेस देखी होगी, साइकिल रेस भी टीवी में देखी होगी या खुद से की होगी, तो आप देखे होंगे साइकिलिस्ट जब बेंड आता है, बेंड आती है कहीं रोड, तो वहां पर वो क्या करते हैं, अपने पैसे झुका लेते हैं, ऐसे झुकाते हैं और ऐसे चलते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट होते हैं। इसकी रीजन ये है कि वो बेंडिंग की वजह से नॉर्मल कंपोनेंट का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसको कैसे करेंगे, इसका डायग्राम देखिए। ये साइक्लिस्ट है ना, इस तरह से तो चलता है, ये हैंडल है, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी, ये थीटा ले लीजिए, एन कॉस थीटा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट एन साइन थीटा, ठीक है, एन कॉस थीटा और एक एन साइन थीटा। मास नीचे एम जी, है ना, मास नीचे एम जी। तो ये एक रेडियस पे ही चल रही है ना, इसका रेडियस आर है सपोज, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, और एन कॉस थीटा ही क्या प्रोवाइड कर रहा है, एन कॉस थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे कि वो एक सर्कल में मूव कर सके, एक कर्व रोड पे चले। तो यानी एम वी स्क्वायर अपॉन आर ले लेते हैं, इनको डिवाइड कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो टेन थीटा आ जाएगा, एम से एम कट गया, है ना, तो जी आर जी अपॉन वी स्क्वायर, है ना, आर जी अपॉन कैसे एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, सॉरी ये थीटा एंगल ये वाला है, बेंडिंग ये वाली ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये एन कॉस थीटा जाएगा बच्चों, ये आएगा एन साइन थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं बट आपको फिर दूसरा एंगल लेना पड़ेगा 90 मान के, तो ये एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा,
है ना, एन साइन थीटा आ जाएगा आपके पास इस केस में, एन साइन थीटा आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एन कॉस थीटा आ जाएगा एम जी के ऊपर। डिवाइड कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यानी इतने एंगल पे साइक्लिस्ट को क्या अपने को बेंड करना होगा जिससे कि वो आराम से टर्निंग पे मूव कर जाए, है ना, इतने एंगल पे, है ना, वर्टिकल से ऐसे, वर्टिकल से ही हम एंगल लेते हैं ना, जब ऐसे बेंड होते हैं तो वर्टिकल से अपने को ऐसे हम सीधे जा रहे हैं, है ना, सीधे जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन वर्टिकल से हम अपने आप को थीटा एंगल पर यानी वी स्क्वायर अपॉन आर जी पे बेंड करेंगे, तो इस बेंडिंग की वजह से ही हमें क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम बात करते हैं कार की बेंडिंग, है ना, जब कार बेंड होती है वो ना बैंकिंग रोड। सबसे पहले आप बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझिए, है ना, बैंकिंग, बैंकिंग BANKING। आप ये वाला जो बैंकिंग वाला चीज है ये अधिकतर आप माउंटेन रोड पे देखेंगे, माउंटेन वाली रोड्स होती है उनमें ज्यादा बैंकिंग की जाती है। अब देखिए जब भी कोई कार अगर सर्कुलर रोड पे चलती है तो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, लेकिन कई कई केसेस में ऐसा होता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वजह से कार के टायरों में वियर टियर बहुत होता है और एक हम सेफ स्पीड से भी नहीं चल पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रोड्स होता है ना, उसका एक पोर्शन, जैसे रोड है फ्लैट है, ये फ्लैट है, फ्लैट रोड है, इसमें जा रही है, हम इस पोर्शन को उठा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, रोड को उठा देते हैं, है ना, थोड़ा सा एक आउटर पार्ट हम उठा देते हैं, इनर नहीं उठाते, तो इस जितने एंगल पे उठाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। और इस उठाने को जिसमें हम आउटर पोर्शन को क्या करते हैं, थोड़ा सा रेस कर देते हैं, लोअर पोर्शन से, इनर पोर्शन से थोड़ा सा रेस कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। और जिस एंगल पे उठाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो हम कार का मोशन कर रहे हैं आप एक बैंकिंग रोड पे, है ना, जब कार एक बैंकिंग रोड पे मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, उस पे हम देखते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड। इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। थीटा, ये कार है हमारे पास ऐसे, इस पे मास mg, नॉर्मल रिएक्शन n, ऐसी तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स ये ऊपर जा रही है F, है ना, तो ये क्या आ जाएगा ऐसे, ये थीटा n cos थीटा और ये n sin थीटा, ठीक, और ये फ्रिक्शन फोर्स है हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे, फ्रिक्शन फोर्स को भी क्या आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या ब्रेक कर सकते हैं, है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है, क्या किया मैंने, हाँ हाँ ये हो गया ना, हाँ ये सॉरी ये हो गया, ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसमें हमने n sin n cos थीटा और n sin थीटा, इसको भी पार्ट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो f cos थीटा और f sin थीटा, है ना, ऐसे आएगा। तो f को भी हमने क्या किया, उसके पार्ट कंपोनेंट कर लिए और n के भी कर लिए, ठीक है, n के ऐसे थोड़ा ना होंगे, n के ऐसे थोड़ा ना होंगे, n के भाई ऊपर है ना, ये ऐसे देखिए n ऐसे होगा ना, ऐसे n का तो ऐसा होगा, n का ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए, तो n का ऐसा होगा तो ये भी थीटा होगा, n cos थीटा और n sin थीटा, ठीक है, तो हमने पार्ट कंपोनेंट कर लिए। अब देखिए इसमें लगाइए, अपवर्ड कितना फोर्स है n cos थीटा और डाउनवर्ड कितना है mg प्लस f sin थीटा, mg प्लस f sin थीटा। अब दूसरे वाले देखिए हॉरिजॉन्टली क्या लग रहा है, f cos थीटा और, है ना, f cos थीटा लग रहा है और n sin थीटा,
एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, और ये दोनों फोर्स ही मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो यानी एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको इधर ले आइए, यानी एन साइन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, यानी इसको लिख लिए एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा, नहीं एन कॉस थीटा आएगा यहाँ पर, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी आया। ऊपर भी एन से डिवाइड करिए, नीचे भी एन से डिवाइड किए, तो एन से डिवाइड कर लेंगे, इसको भी एन से डिवाइड करिए, इसको भी एन से डिवाइड करिए, इसको भी एन से डिवाइड किए, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। और एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन, यानी एफ अपॉन एन की वैल्यू होती है म्यू प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब देखो इसे कॉस थीटा से डिवाइड करिए ऊपर वाली इक्वेशन को, तो टेन थीटा है ना, इसको कॉस थीटा से डिवाइड करिए लेफ्ट साइड में, तो टेन थीटा साइन प्लस म्यू और अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। वही साइन थीटा से अगर इसे कॉस थीटा से डिवाइड करिए, है ना, और इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करिए, बात तो एक ही है ना। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर जी की। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन को याद रखिएगा। तो बैंकिंग रोड पे ये वाला इक्वेशन आता है। लेकिन अगर हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाए इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, तो हमारे पास क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इससे हम बैंकिंग एंगल निकाल सकते हैं कि अगर हम फ्रिक्शन को मान लें कि फ्रिक्शन की वजह से हमें सेंट्रीपिटल नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास सेफ स्पीड ये होगी, मतलब इस एंगल हमें स्पीड और थीटा के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड हम कितनी रखें, उसी हिसाब से बैंकिंग करनी होगी। तो आप देखेंगे कि कई जगह रोड पे जहाँ बैंक होती है वहाँ स्पीड लिमिट भी गिवन होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सर्कुलर डायनामिक्स। ठीक, तो अभी तक हमने लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर आज यहाँ फिनिश हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो फिजिक्स की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा या बताइएगा, टेक्स्ट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। जल्दी ही मैं फिज़िक्स के बैचलर के कोर्सेज और मास्टर के कोर्सेज भी लेके आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।